नमस्कार सभी को। आज के सेशन में जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं 2025 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनसे संबंधित साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। मैंने आपको 3 प्रैक्टिस सेट साइंस का करवा चुका हूं। ये आपका चौथा साइंस का प्रैक्टिस सेट है। तो इस में हम यहाँ से क्या देखने वाले, टॉप क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही इस टाइप से सेट किया गया है कि इस बेस्ड पे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम एक प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इसे बारीकी से बढ़िया तरीके से देखिएगा और साथ ही साथ जो है कुछ क्वेश्चन का जवाब अगर आप देते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में, तो आपको प्राइज के तौर पर जो है कुछ रुपया भी दिया जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये जो है आपका क्या होने वाला है, प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। ये आप देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट 3 हो चुका है। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है क्या जी सर जी। ये रहा सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन। आप इसको पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए और देखते हैं सबसे पहले सही आंसर कौन कौन जवाब देते हैं। पढ़िए, समझिए, पढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन सही से जवाब अगर आप नहीं दे पा रहे अभी भी, तो समझिए साइंस आपका बहुत ही वीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इकाई द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक दूसरे से इकाई दूरी पर अवस्थित है तो उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 2 वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो जैसे कि 2 वस्तु है, एक वस्तु ये हो गया, एक वस्तु ये हो गया, इसके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर 2 वस्तु के बीच जो आकर्षण लगता है उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। लेकिन उसी 2 वस्तु में एक वस्तु अगर पृथ्वी आ जाए ना तो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वीय बल आपको समझ में आ रहा होगा कि गुरुत्वीय बल किसको बोलता है। अगर 2 वस्तु के बीच में अगर बल लग रहा है, कोई भी 2 वस्तु, कोई भी 2 वस्तु, हाँ, तो आप बोलिएगा सर गुरुत्वीय बल है। लेकिन वहीं पे जो है अगर आप कहिएगा सर जी अगर 2 वस्तु के बीच में एक पृथ्वी आ जाए, जैसे पृथ्वी और मेरे बीच में कौन सा बल लग रहा है, पृथ्वी और कोई भी वस्तु के बीच में कौन सा बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए गुरुत्वीय त्वरण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि छुई मुई की पौधे की पत्तियां का झुकना किसके कारण होता है। अस्मिती दबाव के कारण, अंतःक्षेपण के कारण, प्लाज्मोलिसिस के कारण और विसरण के दौरान। छुई मुई का पौधा आप देखे होंगे, जब ऐसे छूते होंगे ना एकदम से सब मुरझा जाता होगा, उसको लाज लग जाता, नहीं शर्म आ जाता, लगता कोई छू लिया है, नहीं वही वाली बात है। तो किसके कारण होता है, अस्फीति दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो आप कहिएगा सर जी अस्फीति दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। ये बात क्या कीजिएगा, ये बात एकदम से याद रख लेना है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु पानी में तैरता है, ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। एक वस्तु पानी में तैरता है पर नारियल तेल में डूब जाता है तो वस्तु का घनत्व क्या होगा। वस्तु का घनत्व जो है तेल का घनत्व से ज्यादा है, पानी का घनत्व से कम है, दोनों सतह उपलब्ध सूचना के आधार पर कुछ कहना संभव नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए एक बात जान लीजिए, कोई भी वस्तु है वो किसी भी चीज में, कोई भी पदार्थ में तब डूब जाता है जब उसका घनत्व जिस पदार्थ में डूबेगा उससे ज्यादा हो जाएगा तब। सपोज मान के चलिए हम बोलेंगे ये जो है मार्कर है, ये मार्कर जो है क्या पानी में डूब जाएगा, तो आप बोलेगा जी सर जी डूब जाएगा। हम बोलेंगे क्यों डूबेगा, तो आप कहिएगा सर जी पानी का घनत्व से ज्यादा इस मार्कर का घनत्व है, यही कारण से ये डूब जाएगा। यानी कि अगर कोई भी वस्तु का घनत्व जिस वस्तु में डूबेगा उससे अगर ज्यादा रहता है तो वो वस्तु डूब जाता है, अगर उससे कम रहता है तो नहीं डूबेगा। सपोज मान के चलते हैं एक रुई है, रुई का जो है घनत्व पानी की घनत्व से कम होता है, इसलिए रुई नहीं डूबता है। वही क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु पानी में तैरता है। पानी में तैरने का मतलब आप क्या समझ में आ रहा है कि वो वस्तु का घनत्व जो है पानी से कम होगा, पानी से कम होगा, यानी कि पानी के घनत्व से कम होगा। बात बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं। पर नारियल तेल में डूब जाता है, नारियल तेल में डूब गया, इसका मतलब ये है कि नारियल तेल के घनत्व से जो है ना ज्यादा है उस वस्तु का घनत्व।
तब ना जाकर के नारियल तेल में डूब गया। क्या जी सर जी। तो तेल का घनत्व से ज्यादा है उस वस्तु का घनत्व, इसलिए वो नारियल तेल में डूब जाता है, लेकिन पानी के घनत्व से कम है उस वस्तु का, इसलिए वो नहीं डूबता है। इसलिए दोनों सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। समझे, इसका कोई एक बेसिक फॉर्मूला आप ऐसे समझिए कि जैसे ये नौ है, नौ पानी में नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है, नौ पानी में क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि पानी का घनत्व जो है ना, पानी का घनत्व जितना रहता है, पानी का घनत्व से जो है ना, पानी का घनत्व जितना है उससे कम रहता है नौ का घनत्व, उससे कम किस इसका रहता है घनत्व, ठीक है। हाँ, घनत्व जो है इसका कम होता है, इसलिए ये नहीं डूबता है। लेकिन अगर किसी वस्तु का घनत्व ज्यादा हो गया तो वस्तु डूब जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं साइंस का। अगर एमसीक्यू सीरीज जो भी देख रहे होंगे तो उससे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हम बोले थे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और हम पूरे बढ़िया तरीके से बताए थे एक कंसेप्ट के तहत कि अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको बनाना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में देखते किसका किसका आंसर सही आता है, ठीक है। जिसको नहीं है मालूम ये साइंस एमसीक्यू क्या है, प्लेलिस्ट का लिंक ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए प्लेलिस्ट। वहां पे साइंस एमसीक्यू का प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। वहां पे क्या करना है, साइंस में चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, उसको देख लेना है। साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज़्यादा साइंस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ये तो आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। प्रैक्टिस सेट क्यों जरूरी है, इसलिए कि कहीं आप जो पढ़ रहे हैं वो भूल ना जाए, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना भी जरूरी हो जाता है। तो रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? अच्छा, रंध्र जो होता है वो पत्ती में रहता है। हम आपको बढ़िया समझाए थे कि रंध्र का आकार इस टाइप का रहेगा, नहीं रहेगा इस टाइप का रंध्र का आकार रहता है कि नहीं रहता? इस टाइप से एकदम से रंध्र का आकार रहेगा, इस टाइप से एकदम से रंध्र का आकार रहेगा, नहीं रहेगा? क्या जी सर जी, इस टाइप से जो है रंध्र का आकार रहेगा, ठीक है। क्या जी सर जी। ये क्या होता है, जब इसके अंदर पानी भर जाता है, जब इसके अंदर पानी भर जाएगा तो पानी क्या होगा, बाहर निकलने के लिए सोचता है। जब पानी भर जाएगा तो ये एकदम से फूल जाएगा, थोड़ा सा पानी भरने के कारण क्या होगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। तो वो पानी सोचा कब हम बाहर निकल जाए, भाई साहब कब बाहर निकल जाए, तो बाहर तब निकलेगा ना जब ये रंध्र खुलेगा। तो जब पानी भरेगा तो ये रंध्र खुल जाता है, रंध्र खुलेगा सब पानी बाहर, जैसे ही बाहर निकला सब पानी, बस उसके बाद फिर वो क्या होगा, फिर सिकुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। फिर जैसे ही पानी भरेगा, धीरे धीरे पानी भरता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में पानी भर जाए, धीरे धीरे पानी भरेगा, फिर रंध्र एकदम से खुलेगा और फिर सब पानी बाहर, फिर पानी बाहर निकला फिर सिकुड़ जाएगा। यही एक नियम होता है। तो रंध्र के छिद्र का खुलना और बंद होना किस पे निर्भर करता है, तो कहिएगा सर जी वो जो रक्षक कोशिकाओं में पानी पे निर्भर करता है कि पानी उसमें भरा कि नहीं भरा, ठीक है। हाँ, क्योंकि पानी जो है ना निकलना भी चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, कहिए जी सर। जैसे कि मानव के शरीर से पानी निकलने के लिए सोचता है और पानी निकलता है, कई माध्यम से पानी निकलता है। आप कह सकते एक पसीना के माध्यम से भी पानी निकलता है, मूत्र के माध्यम से भी पानी निकलता है, और कई सारे माध्यम से जो है ना जो गंदी पदार्थ है वो निकलने के लिए सोचता है। उसी तरीके से जो है ना, हाँ, पेड़ पौधा में भी जो रंध्र के छिद्र से पानी निकलने के लिए सोचता है। तो पानी भरेगा तो एकदम से खुल जाएगा, खुलेगा सब पानी निकल गया। फिर उसके बाद क्या होगा, पानी जैसे निकला फिर वो सिकुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रक्षक कोशिका में पानी पे डिपेंड करेगा कि पानी भरा कि नहीं भरा। पानी भर गया तो खुलेगा, फिर बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, यही तो काम रहता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, लेकिन एक ही बार पूछा है, तो इसलिए हम इसको वीवीआई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार पूछता है वो क्वेश्चन रिपीट होने की चांस ज्यादा बन जाती है। देखिए सबको ये बात मालूम है कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन कहाँ से, मुख गुहा से खाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रास नली होते हुए एकदम से जाए, ग्रास नली में एक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं कर्माकुंचन की क्रिया। एकदम से कर्माकुंचन की क्रिया कैसे होगा, धुक धुक वाला क्रिया होगा। धुक धुक वाला मतलब यानी कि वो ऐसे ऐसे करके ग्रास नली है, अगर मान के चलिए भोजन यहाँ पे है तो यहाँ पे संकुचन होगा, यहाँ पे क्या होगा, संकुचन होगा। ऐसे अगर भोजन यहाँ पे ऐसे करके दाबेगा तो एकदम से थोड़ा आगे निकला, फिर एक फैलेगा, फिर दाबेगा, फिर फैलेगा, फिर दाबेगा, इसी को बोलते हैं कर्माकुंचन की क्रिया। तो कर्माकुंचन द्वारा जो है भोजन एकदम से क्या होता है, नीचे की ओर चले जाता है और हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। फिर अमाशय में कई सारे मिलते हैं, फिर उसके बाद छोटी आंत जाती है, छोटी आंत बहुत बड़ी नली होती है, ठीक है। कह जिससे छोटी आंत से सारा पाचन शक्ति सब कुछ खींच लिया जाता है, सिर्फ उसमें जल बच जाता है और अवशिष्ट
पदार्थ बन जाता है। फिर चल जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है, एकदम से जो पानी रहता है पानी को खींच लेता है, पानी खींच के क्या करता है, बाहर निकाल देता है, मूत्र के माध्यम से अलग निकालेगा और जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है उसको पीछे से एकदम से निकाल देगा। नहीं क्या जी सर जी, यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा, कर्माकुंचन क्रिया द्वारा भोजन तो जाता है आमाशय में, लेकिन कहता है कि ये जो कर्माकुंचन क्रिया द्वारा जाता है इस गति को क्या बोलते हैं, इस गति का क्या नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस गति को बोलते हैं पेरिस्टालिक गति। कौन सा बोलते हैं, पेरिस्टालिक गति बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन मोनेरा से संबंधित नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन भी अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि आप इस चैनल पे न्यू आए हैं। जो इस चैनल पे न्यू है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी मोरिया सर चैनल को, और साथ ही जिसको इसका पीपीटी का पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो वो आप क्या कीजिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसका जो इसी क्लास का पीडीएफ आपको बोर्ड पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। ठीक है, हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और चैनल पे जो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसलिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि एक तो आपका बेनिफिट है कि इसमें जो है अभी डीएलएड की तैयारी स्टार्ट ही की है करवाने के लिए। पिछले साल मैंने कई करवाया था, पिछले साल पूरे एनालिसिस करवाया था, इस साल भी एनालिसिस करवाएंगे, इस साल भी तैयारी बेहतर ढंग से करवाएंगे। ठीक है क्या जी सर जी, तो इसलिए साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन वहां से जाकर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, तो चैनल आप के लिए हेल्पफुल है। दूसरी बात है कि फैमिली बड़ा रहेगा तो मजा आएगा। नहीं क्या जी सर जी, तो निम्नलिखित में से कौन मोनेरा से संबंधित है, ये क्वेश्चन हमने आपको साइंस एमसीक्यू में करवाया है कि देखिए मोनेरा में जो है ना बैक्टीरिया रहता, मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आएगा, उसके बाद नील हरित शैवाल आएगा, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया आएगा, उसके बाद माइकोप्लाज्मा भी आता है। तो ये तीनों जो है मोनेरा से संबंधित है, यानी कि मोनेरा के अंतर्गत आता है। लेकिन भाई साहब कहता है कि नहीं बोला, तो नहीं बोला, डेटम नहीं आता, डेटम नहीं आता, डेटम आता है मोनेरा में नहीं आता। ये किस में आता है, कैसे प्रोटिस्टाम आता है, किस में आता है, प्रोटिस्टाम यानी कि शैवाल के अंतर्गत आएगा। कहिए जी सर जी, तो मोनेरा में क्या क्या आएगा, कैसे बैक्टीरिया आएगा, साइनोबैक्टीरिया आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा। इतना बात कम से कम याद रख लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। इस क्वेश्चन का जो है क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक मिशर, अल्ब्रेक्ट कोशेल, फोबस लेवने, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, और इसका जो राइट आंसर होगा उसका जवाब दीजिएगा, उसको जो है इनाम के तौर पे जो 25 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित, किस प्रदूषण से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। आप कैसे ग्रीन मफलर जो है ना ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सभी। तो देखिए एलपीजी में जो है ना प्रोपेन भी होता है, एन ब्यूटेन भी होता है, आइसोब्यूटेन भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। एक बात जान लीजिए कि मात्रक जो है ना इतना भिवियाई है कि सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप जब प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको पता चलता होगा कि सर हर एक सेट में लगभग हर एक सेट में जो है ना कोई ना तो कोई मात्रक जरूर पूछ दिया है। या तो दाब का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक इनमें से क्या नहीं हो सकता है, न्यूटन का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है। इस टाइप से कई क्वेश्चन पूछा गया है। और एक शिफ्ट में तो देखिए 3 क्वेश्चन मात्रक से ही दे दिया गया था साइंस में। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि मात्रक टॉपिक मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। इस पे कमांड बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर कमांड एक बार बना लिए, याद कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप इस टॉपिक को याद करें। कैसे जी, कहाँ से याद करेंगे, तो इसलिए बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के बाद जो है यानी कि आज के बाद कल जो है, कल 11 बजे आपको वीडियो मिलेगी, क्लास आएगी रिकॉर्डेड। सब दिन तो 11 बजे क्लास आती है, तो क्लास आएगी, उसमें रहेगा साइंस एमसीक्यू में हम टोटल मात्रक पढ़ा देंगे। जितना मात्रक अभी तक आपके एग्जाम में पूछा है वो सारा क्वेश्चन उसमें ऐड रहेगा। साथ ही साथ और सारा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है,
जितना भी मात्रक है टोटल को याद करवा देंगे, टोटल एकदम से बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे सेम साइंस एमसीक्यू सीरीज में, ठीक है। तो इसलिए जो है नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसके लिए तैयार रहिएगा, वो मात्रक देख लीजिएगा, 100% विश्वास दिलाते हैं, उसके बाद मात्रक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर क्वेश्चन आ गया तो वहीं से आएगा, ठीक है। क्या जी सर जी, क्वेश्चन क्या करता है, निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, कैसे त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। जिसको नहीं मालूम, आपको मालूम होना चाहिए कि मीटर और ऐसे कर दिए तो इसका मतलब होता है पर होता है, क्या होता है, पर होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखिए तो ये वही वाला बात है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हुआ, नहीं समझे। क्योंकि देखिए माइनस का मतलब होता है 1/, तो 1/, तो मीटर अब क्या कहते हैं गुना 1/, स्क्वायर, ऐसे नहीं। क्या जी सर जी, तो वही वाला बात हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। क्या जी सर जी, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, कई दफा इस ऐसे करके क्वेश्चन फंसा दिया जाता है। तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, किसका, त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो भाई साहब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये बात पकड़ना होगा कि मीटर पर सेकेंड ऐसे मात्रक आपसे नहीं पूछा, कहता कौन मात्रक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, या फिर कौन मात्रक हो सकता है। तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर को बदल दिया यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर को क्या बदल दिया, सेंटीमीटर में, यहाँ पे सेकेंड में, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या जी सर जी। उसके बाद देखिएगा तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि देखिए इसको आप कितना भी बढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ लेकिन ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये सब मात्रक हो जाएगा। तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी जो है ना, ये त्वरण का मात्रक है। तो इसलिए आप देखिएगा तो सर जी कहिए सर जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, पूछ रहा कौन नहीं होगा, तो किलोमीटर पर सेकेंड मात्रक नहीं होगा। एकदम से ये बात जान लीजिए, जो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको अगर हम चेंज कर भी दिए ना तो भी वो मात्रक होगा। लेकिन बाबूबा यहाँ पे ई चेंज नहीं कर देना, स्क्वायर है एगो स्क्वायर ही गायब कर दिए, तब तो गलत हो जाए, तब नहीं होता, तब ये नहीं होगा। तो इसमें देखिए स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं था, इसलिए जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कहता है CaOCl2 का साधारण नाम क्या है, ठीक है। अच्छा एक बात आपको मालूम है, हाँ इससे पहले एक क्वेश्चन में हमने आपको जो है प्राइज दे दिया था, प्राइज जिसको नहीं है मालूम आपको बता देते हैं कि प्राइज का रूल रेगुलेशन क्या है। देखिए आपको क्या करना होता है, कमेंट करना होता है, क्या करना होता है, कमेंट करना। सबसे पहले सही आंसर, जो क्वेश्चन इससे पहले जो हम पूछे थे उसमें बोले थे कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आपको 25 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तो कितना रुपया इनाम दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 25 रुपया, ठीक है। क्या जी सर जी। तो जवाब जब भी देना है तो क्वेश्चन का नंबर लिखना है और आंसर देना है, और कमेंट सेक्शन में सही जवाब और सबसे पहले सही जवाब आया है उसको 25 रुपया मिलेगा। हाँ लेकिन कमेंट इरिटेट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले गलत आंसर दिए बाद में उसी को एडिट करके सही दे दिए, इरिटेट रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस पे हम रुपया नहीं लगाए हैं, दूसरा उससे पहले वाला पे था। CaOCl2 का साधारण नाम क्या, कैसे, ब्लीचिंग पाउडर, क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन ए राइट आंसर जो है। अच्छा साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, कैसे जी, NaCl क्या होता है, क्या होता है, Na, सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक NaCl बोलते हैं, ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आपको मालूम है कहाँ क्या होता है, हाथ का बैंडेज वगैरह सब करने में किया जाता है, क्या जी सर जी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है, ठीक है। क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन खरपतवार नाशक नहीं है। देखिए 2,4-D ये खरपतवार नाशक है, यानी कि खर पतवार को अगर हमको नाश करना, हटाना है, जलाना वलाना हो तो इसका छिड़काव कर दीजिए, सब खर पतवार एकदम से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। DCMU ये भी है, ठीक है। उसके बाद एजेंट ऑरेंज ये भी है, लेकिन BM ये जो है खरपतवार नाशक नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में फ्लोएम कहाँ पाया जाता है। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन पूछता है, जाइलम फ्लोएम से 3 क्वेश्चन पूछता है। ये एक संवहन उत्तक होता है, जाइलम फ्लोएम क्या है, संवहन उत्तक है। अच्छा जाइलम का काम क्या है, सबको मालूम होगा, कैसे, जौ से होता है जल, जौ से क्या होता है, जल होता है। यानी कि जाइलम का काम क्या होता है, पौधे में जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जब खाना वाना बनाना रहता है पौधे को या फिर पानी की जरूरत पड़ता है, तो जल जो है मिट्टी के नीचे से, जल और खनिज लवण एकदम से मिट्टी के नीचे से खींचेगा और पौधे के पत्ती तक पहुंचाएगा, पौधे के पत्ती तक पहुंचाएगा, तब ना पत्ती खाना बनाएगा उसमें। क्या जी से, खाना बनाने के लिए पानी की
जरूरत पड़ती है। तो जल कौन लाता है? जाइलम क्या करेगा? जल एकदम से ला के देगा, ठीक है। अब फ्लोएम का काम क्या होता है? तो फ्लोएम जो है ना, अब पत्ती में खाना बन गया, पानी मानी दिए एकदम से, सब कुछ दिए, खाना बन गया, पत्ती में खाना बनेगा, तो अब सबको भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा? हाँ, खाना परोसने वाला को हम फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना परोसने वाला को। खाना बन गया, अरे भाई सब सबको खाना लगाओ, सबको खाना खिलाओ। तो यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ बन के तैयार हो चुके पत्ती में, हाँ जितने भी, तो वो सारा पदार्थ को एकदम से हर एक जो पत्ती के यानी पेड़ पौधा के हर एक भाग को जो पहुंचाता है वो भोजन को, वो होता है फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या है? पौधे की पत्ती तक जल को पहुंचाना। तो जाइलम देखिएगा नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, मतलब ये एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में जाता है, नीचा से ऊपर। लेकिन फ्लोएम, फ्लोएम जो है ना, पत्ती का खाना बना यहाँ पे, तो ऊपर को वाला तना में पहुंचाएगा, नीचल को वाला में पहुंचाएगा, जड़ों में पहुंचाएगा, सब जगह खाना को पहुंचाएगा। उसका एक दिशीय नहीं होता, वो किधरों से किधरों एकदम से जाएगा, नहीं जाएगा क्या? जैसे इस बात को भी याद रख लीजिएगा। तो जाइलम जल को पहुंचाएगा, फ्लोएम क्या करेगा? भोज्य पदार्थ को हर एक जगह पहुंचाता है। तो क्वेश्चन कहता है पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? तो पत्तियों के निचले और ऊपरी एपिडर्मिस के बीच समबनी बंडल के पृष्ठीय तरफ, पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ। हाँ, पत्ती के जो है निचले एपिडर्मिस की तरफ रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। ये तो भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई साहब, क्या बताए इस क्वेश्चन के बारे में, क्या बताए। लगभग अगर बारे में बातचीत किया जाएगा तो 15 से 20 बार क्वेश्चन पूछ रहा। कितना? 15 से 20 बार क्वेश्चन पूछ रखा। PYQ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? यानी कि आप जो गेहूं का यानी कि आटा यानी कि रोटी खाते हैं, या फिर चावल खाते हैं, ठीक है, ये या फिर मकई का रोटी सब खाते हैं, ठीक है, तो मक्का का और सत्तू वत्तू बहुत कुछ बनता है, ये सब जो आप खाते हैं, इससे आपको क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तेल खाते, घी खाते, इससे क्या मिलता है? वसा मिलता है। अच्छा, प्रोटीन, दाल वगैरह सब खाइए, सोयाबीन वगैरह खाइए, उसमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, ठीक है। क्या जी सर जी? तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? यही सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रिपीटेड बहुत हुआ, हो सकता है रिपीटेड फिर हो जाए। क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? अच्छा, रक्तचाप मतलब समझ में आता है, उसी के इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। आप बोलते हैं ना कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, हमको देखो ये सब बात नहीं बोलो, नहीं तो हम हाँ मारना शुरू कर देंगे यहीं पे। देखिए जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, कुछ बोलिए तुरंत गुस्सा एकदम से, हाँ तुरंत गुस्सा आ जाएगा। काहे? जिसका ब्लड प्रेशर हाई, गुस्सा ज्यादा आया, बस पता चलेगा कि नस फटेगा, राम नाम स्वाहा, कहेगा कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक, या उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको दो चीज के कारण मृत्यु होने का संभावना ज्यादा रहता है, एक तो हार्ट अटैक या तो ब्रेन हेमरेज। वैसे ब्लड प्रेशर हाई क्या होता है? हाई का मतलब ये हो गया कि मतलब ब्लड जाने का स्पीड जो है ना, ब्लड जाने का स्पीड है 120 के, 120 का स्पीड है, नहीं जैसे आप बोलते हैं कि 120 का स्पीड समझा रहे हैं, हाँ 120 के स्पीड से जा रहा है ब्लड एकदम से, यहाँ छाती से निकलता है ब्लड, निकलेगा हर एक जगह जाएगा, पेड़ वेड़ एकदम से हाथ तक में 120 के स्पीड से जाएगा। अच्छा, उधर कितने का स्पीड से आएगा? तो 80 के स्पीड से लौटेगा। कितने का स्पीड? और थक वक जाता है, हैरान हो जाता है, तो सोचता है कि अच्छा धीरे धीरे जाते हैं, तो आने वक्त 80 के स्पीड से आएगा। तो 120/80 ये समान ब्लड प्रेशर, ये रक्तचाप समान रक्तचाप है, जो कि हर एक मानव का, हर एक मनुष्य का होता है। आप लोग का ठीक होगा क्योंकि इस उम्र में रक्तचाप नहीं बढ़ता, इस उम्र में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। आप लोग को भी टेंशन है कौन सी का हुआ? ब्लड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा जब शादी ब्याह होगा तब। ब्लड प्रेशर किसका बढ़ता है? जिसका शादी ब्याह होता है तब। तो अब समझ में आता टेंशन क्या है? नहीं, अभी तो कुछ हो टेंशन नहीं, अभी तो एकदम सजाद है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या कितना होना चाहिए? 120, जाने का 120, आने का 80, मतलब 120/80 होना चाहिए। लेकिन किसी का अगर हाई हो गया 140, 100, 150, 220 गया, तो समझो उसका या तो छाती का नस एगो फट जाएगा। अब हमको ये बात बताओ, इसमें स्पीड है एकदम से 120 का जाने का, इसमें ढेर ब्लड एकदम से कोच दिए जा रहा है, कस के जा रहा है, एकदम से स्पीड में जा रहा है, तो नस क्या होगा? नस एकदम से फट गया। नस फटेगा तो अंदर में ब्लड जमेगा, अब ब्लड जमा तो राम नाम, हाथ वाथ का नस नहीं फटता, फटेगा नस तो या तो ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन का पतला नस होता है, अब ब्रेन फटेगा एकदम से, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो जब तक ब्लड जमेगा कुछ दिन तक एकदम तो बेहोशी हालत में रहेगा, उसके बाद जो बचना मुश्किल हो जाता है, जिसको ब्रेन हेमरेज होता है। या फिर देख लीजिएगा छाती का, छाती में भी एकदम से पतला पतला नस होता है, छाती का नस फटा मतलब सांस लेने में दिक्कत, और छाती का जिसका नस फटता है वो तो तुरंत ही चल जाता है, एकदम तुरंत, उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं? बोलते हैं एकदम से उसको हार्ट अटैक आया, तुरंत ही चल गया। अभी कितना बढ़िया बात कर रहा था, तुरंत चल गया, पतो नहीं चला।
हार्ट अटैक पता नहीं चल देता, ब्रेन हेमरेज में टाइम देता है थोड़ा वो, ठीक है। अच्छा कैसे जी, जिसका कम है ब्लड प्रेशर, जिसका कम हो जाए उसका क्या होगा, तो ब्लड प्रेशर जिसका कम हो गया, जैसे कि 120 रहना चाहिए जाने का, उसका हो गया 80 जाने का, आने का हो गया 40, तो जिसका कम हो जाएगा उसको देखिएगा ना, उसको जो है ना कोई एक अंग काम करना ही बंद कर दिया, उसी को बोलते हैं कि लकवा मार दिया, लकवा समझते हैं, लकवा मारना समझते हैं, मतलब कोई हाथे काम नहीं करेगा, ये सूख उग जाए एकदम से, धीरे धीरे होता है एकदम से पूरे सूख जाए, अभी ये हाथ काम करवे नहीं करेगा, पूरे कुछ नहीं काम करेगा, ये ऐसे अपाहिज में जैसे ऐसे किसी का तो ऐसे ही रहेगा, उसका ऐसे ऐसे एकदम से ऐसे ऐसे अपना करते रहे, ऐसे चलते रहे, इससे हम वैसे पड़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर कम हुआ तब वो दिक्कत, ज्यादा हुआ तब वो दिक्कत, ठीक है क्या जी सर जी। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, 120 यानी कि जाने का है, 80 आने का, ठीक है। तो पहले जाएगा तब ना आएगा, तो ऊपर में 120 नीचे में 80, ये भी ध्यान रखना, 120/80 ऑप्शन बी राइट आंसर। अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सूचक मतलब क्या होता है, तो आपका सर सूचक मतलब वही कि अम्ल को जो है ना, यानी कि अम्ल का पता करना, क्षार का पता करना, यही तो सूचक कहलाता है जी सर जी। अम्ल का पता कैसे चलता है, जैसे कि हम जो है ना क्या करते हैं, लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र को अगर कोई चीज लाल कर दिया तो हम समझ जाते हैं ये अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया हम समझ जाते हैं ये क्षार है, यानी कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। तो जिसमें हम हल्दी का भी यूज करते हैं, मेथिल ऑरेंज का भी यूज करते हैं, फिनोप्थेलिन का भी यूज करते हैं, ये सब चीज के द्वारा जो है ना हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज क्षार है या फिर कोई चीज अम्लीय है, ठीक है, पता कर सकते हैं। लेकिन मूली, मूली से क्या करेगा, मूली उखाड़ कर लाइएगा, मूली को एकदम से खाइएगा और कुछ कीजिएगा, हाथ वाले कैसे से डुलाइएगा मूली को, मूली से थोड़े पता चलता है, मूली सूचक नहीं, मूली से पता चलता है, अच्छा मूली ऐसे करके डाल के देखते हैं, अच्छा अम्ल है कि नहीं है? बेटी के पानी में डाल के देखिएगा, अच्छा बेटी का पानी अम्ल है कि क्षार है, मूली से पता चल जाएगा, नहीं चलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सब सूचक निम्नलिखित कौन सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिथेलिन ये सूचक की तरह काम किया जाता है, लेकिन मूली जो है सूचक काम नहीं करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो परमाणु क्या होगा। देखिए हम आपको जो है ना कई दफा ये बता चुके हैं, हालांकि टेंशन नहीं लीजिए, साइंस एमसीक्यू सीरीज में हम आपको बता देंगे परमाणु संख्या याद करने के लिए। जैसे कि आपको तत्व होगा, जैसे कि हाइड्रोजन का H1, हीलियम का He2, लिथियम का Li3, बेरिलियम का Be4, बोरॉन का B5, कार्बन का C6, नाइट्रोजन का N7, ऑक्सीजन का O8, फ्लोरीन का F9, ठीक है, नियोन का Ne10, सोडियम का Na11, उसके बाद कैसे जी मैग्नीशियम का Mg12, ठीक है, एल्युमिनियम का Al13, सिलिकॉन का Si14, फास्फोरस का P15, सल्फर का S16, क्लोरीन का Cl17, आर्गन का Ar18, ठीक है क्या जी सर जी, आर्गन का Ar18, पोटासियम का K19, ठीक है, कैल्शियम का Ca20, स्कैंडियम का Sc21, टाइटेनियम का Ti22, वेनेडियम का कैसे जी, वेनेडियम का V23, ठीक है क्या जी से, क्रोमियम का Cr24, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मैंगनीज का Mn25, ठीक है, हाँ, आयरन का Fe26, कोबाल्ट का Co27, निकेल का Ni28, ठीक है, कॉपर का Cu29, जिंक का Zn30, ब्रोमीन का Br35, ठीक है क्या जी सर जी। उसके बाद देख लीजिए टीन का Sn50, अच्छा टीन का नहीं एजी का कितना हो जाएगा कैसे जी, एजी का 47 हो जाएगा, ठीक है, टीन का Sn50, ठीक है, और आयोडीन का I53, ठीक है क्या जी सर जी। उसके बाद क्या याद कर लीजिएगा, सोना का Au79, ठीक है, सोना है Au79, उसके बाद Hg80, पारा का Hg80, ठीक है, शीशा का Pb82, शीशा क्या हो जाएगा कैसे जी, Pb82 हो जाएगा, ठीक है क्या जी सर जी। इतना बात कम से कम याद रख लीजिए, इतना कम से कम याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसलिए हम याद करेंगे, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, सेल्स एमसीक्यू में भी बढ़िया से बताएंगे, इसलिए रिपीट कर रहे हैं। ये क्या है, ये तत्व, जितना भी ये सब लिखे हैं, जितना भी ये लिखे हैं, ये क्या है, ये तत्व है, ये क्या है, परमाणु संख्या, ये क्या है, परमाणु संख्या है, ये क्या है, तत्व है, ये क्या है, परमाणु संख्या, ठीक है, ये क्या है, तत्व है, ये क्या है, परमाणु संख्या, ये क्या है कैसे तत्व है, ये क्या है, परमाणु संख्या, इसको याद कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन H एकदम से पढ़ लीजिए, लिख के कहीं भी याद कर लीजिए इतना चीज को। अब कैसे जी याद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से जो है 5 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कितना टाइप से, 5 टाइप से। कौन कौन टाइप से क्वेश्चन पूछा आपको बताते हैं। पहला टाइप से क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन तत्व है, क्या पूछेगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा
तत्व है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आपको कैसे पता चला कौन सा तत्व? ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, Na दिया रहेगा, उसके बाद ऐसे करके NaCl दिया रहेगा, ठीक है, हवा दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा नॉन ऑफ दीज दिया रहेगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा तत्व है, कैसे याद रहेगा? कैसे जी, अगर आपको ये याद है तो आपको पता चल जाएगा सर जी सोडियम Na11, सोडियम Na11 ये क्या है? ये तत्व है। अगर आपको ऐसे याद है तो सीधे आप मार दीजिए, ठीक सर जी सोडियम हो जाएगा, यही सर जी तत्व है, बाद बाकी तत्व नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, हालांकि केमिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ बताते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। दूसरा ट्रिक बताते हैं कैसे जाने, पूछा है निम्नलिखित तो कौन यौगिक है जिसका फॉर्मूला बनेगा वो यौगिक होगा, जिसका फॉर्मूला बनेगा वो यौगिक होगा। जैसे कि NaCl ये फॉर्मूला बना है, ठीक है, जितना भी फॉर्मूला आप याद करते हैं सब अपने आप में यौगिक है, जिसका फॉर्मूला नहीं बना ओरिजिनल ऐसे रहेगा वो तत्व, ठीक है। और हवा क्या? मिश्रण, हवा क्या है? मिश्रण है, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है। एक टाइप तो ये क्वेश्चन पूछ देगा। दूसरा टाइप से क्वेश्चन क्या पूछेगा? दूसरा टाइप से ये क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में ऐसे रहेगा 11, 10, ठीक है, 20, ठीक है, ऑप्शन डी में रहेगा 30। तो कैल्शियम का कितना होता है? कैसा जी नहीं है मालूम, इसलिए बोले इसको याद कर लीजिए तो मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे किधर कैल्शियम, कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम का कितना होता है? कैसा जी 20 होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ऐसे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, धातु कौन सा? धातु पहचानने के लिए उसके लास्ट में IUM लगा रहेगा, जैसे कैल्शियम में लगा हुआ तो कैल्शियम धातु है, ठीक है क्या जी सर जी। अच्छा, तीसरा टाइप से क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाएगा? तीसरा टाइप से क्वेश्चन ये बात पूछ दिया जाएगा कि बताइए जो है 15 जो है किसका परमाणु संख्या, 15 किसका परमाणु संख्या है, किसका परमाणु संख्या है, ये बात पूछ दिया जाएगा। तो किसका परमाणु संख्या 15 याद रहेगा तब ना, ऐसे करके ऑप्शन में दे दिया जाएगा भाई साहब, ठीक है। हाँ, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तब क्या कीजिएगा? कैसे जी क्या कीजिएगा बताइए? 15 किसका परमाणु संख्या याद होगा तब ना, तो देखने के लिए जाएंगे 15 किधर है, कैसे 15 फास्फोरस का, 15 किसका परमाणु संख्या है? कैसे 15 जो है फास्फोरस का होता है, तो 15 फास्फोरस का P, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और चौथा टाइप से क्वेश्चन क्या पूछेगा? चौथा टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि इसी टाइप से चौथा टाइप का यही क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला जो करवा, ये वाला कि X परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो परमाणु क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये कौन सा परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम आपको बढ़िया तरीके से बता दिए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं सबको मालूम होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तो सोडियम का होता है Na11, तो हम क्या करते हैं पहला कक्षा में 2 यूज करते हैं। देखिए 2, 8, 18, 32 इसी का हम यूज करेंगे, ऐसे करके ही बनाना, ठीक है। और बाहरी कक्षा में जो है, बाहरी कक्षा में इससे अधिकतम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लिखे, उसके बाद 8 लिखे। तो देखिए हमको पुराना है 11, तो सबसे पहले 2 लिखे, 8 लिखे, कितना हुआ? 10 हुआ। अब कितना बच गया? 1 बच गया, तो 11। यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या है? ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे कि हमको बोल दिया फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है? P15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बोल देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, उसके बाद 8 लगेंगे। तो 2, 8 कितना हो गया? 10 हो गया। 2, 8 कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब बच कितना गया? 15 पुराना था, बच गया 10, तो 5 और पुराना है ना, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब गिनिए, देखिए 2, 8, 10, 5, 15 जोड़ करके आपको पुराना होगा इसके बराबर। तो ये हो गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है क्या जी सर जी। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया क्या जी सर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया। तो अब हमको ये बात बताइए, कि X परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो परमाणु कौन सा होगा, मतलब किस परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होगा? तो कहिए सर जी आसान है सर जी, आप ही तो बोले थे कि 287 मतलब जोड़ेंगे तो हमको उतना आना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 2, 17 कितना आया? कैसे जी 17 आया। अच्छा 17 परमाणु संख्या किसका होता है? तो हम देखने के लिए जाएंगे, याद रहेगा तब ना, इसलिए बोले इसको याद करने। तो 17 किसका होता है? कैसे जी 17 क्लोरीन का होता है। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन किधर है बबुआ? ऑप्शन सी क्लोरीन सही, ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए चौथा टाइप का क्वेश्चन इसी सबसे पूछेगा, इसलिए बार बार बोलते हैं केमिस्ट्री में आप चाहते 2 से 3 नंबर फिक्स कर लीजिए। अगर इसको याद किए तो 2 से 3 नंबर फिक्स है कि एकदम से याद हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप से इतने सब टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक टाइप से पूछ दिया जाएगा, बताइए किसी का परमाणु संख्या 15 है तो उसके बारे में बताइए क्या है नहीं है। तो संयोजकता निकालने के लिए सीख जाइए। संयोजकता किससे निकाला जाता है? तो देखिए संयोजकता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे चलिए एक नया पेज लेते हैं। संयोजकता कैसे निकाला जाता है? संयोजकता, ठीक है, संयोजकता निकालने का विधि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई दफा पूछा, संयोजकता निकालने का विधि बता रहे, ठीक है।
हाँ बता रहे हैं क्या होता है विधि, एकदम से जान लेते हैं। जैसे हमको निकालना है सोडियम का समझौता, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 1 हो जाएगा। जी सर जी। तो देखिए बाहरी कक्षा में अगर समझौता कैसे निकालता है, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 रहे तो संयोजकता भी इतना ही होता है। संयोजकता, संयोजकता 1 2 3 4 ही होता है, 1 2 3 4 ही होता है। जैसे कि ये बात जान लीजिए कि इसके बाहरी कक्षा में कितना, कैसे सबसे बाहर में 1 है तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसका जो संयोजकता हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि हमसे फास्फोरस पूछ दिया, फास्फोरस का 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 हो गया, 2 8। अच्छा फास्फोरस अभी छोड़ दीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम का कितना होता है, कैसे जी, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो यहाँ पे लिख लिए 2 8 10 और 3 13, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कह जी सर जी। अच्छा बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, कहे सर जी 3, तो हम क्या बोले कि अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 रहे तो जितना बाहरी कक्षा में रहेगा उतना ही उसका संयोजकता होता है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, कैसे जी, इसका जो संयोजकता हो जाएगा ना वो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका संयोजकता, वो 3 हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्या जी सर जी। उसके बाद देख लीजिए अगर बाहरी कक्षा में, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जान लीजिए, अगर बाहरी कक्षा में, अगर बाहरी कक्षा में कितना रहेगा, 5 6 7 8 रहे, 8 रहे तो संयोजकता निकालने का क्या विधि है, तो संयोजकता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 माइनस, क्या हो जाएगा, 8 माइनस जितना रहेगा उतना, 8 माइनस जितना रहेगा उतना। सपोज मान के चलिए, सपोज मान के चलिए हम निकालने वाले हैं फास्फोरस का, फास्फोरस का कितना होता है, P15 होता है, तो इसका 2 8 5 होगा, नहीं होगा, 2 8 10 5 15 हो गया, तो बाहरी कक्षा में 5 आया। हम क्या बोले, अगर 5 6 7 8 रहे तो क्या निकले, 8 माइनस कर देंगे, तो इसका संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे जी, 8 माइनस 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस का संयोजकता कितना होगा, 3 होगा। जैसे कि आप कैसे जी क्लोरीन का बोलिए, तो क्लोरीन का देखिए 17 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 17, इसलिए समझा रहे हैं, आगे क्वेश्चन है बनना चाहिए। क्लोरीन का 17, तो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखिए 8 2 10 7 17 हो गया। इसके बाहरी कक्षा में कितना, कैसे जी 7 है, तो हम क्या बोले, अगर बाहरी कक्षा में 7 रहेगा यानी कि 5 से ज्यादा अगर बाहरी कक्षा में है तो 8 में से हम उतना संख्या को घटा देंगे, 8 में से 8 माइनस बाहरी कक्षा, 8 माइनस क्या करेंगे, 8 माइनस बाहरी कक्षा लिख देंगे, ठीक है, बाहरी कक्षा। तो 8 में से क्या करेंगे, कैसे जी, 8 माइनस बाहरी कक्षा कितना है, 7, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा, कैसा जी, क्लोरीन का संयोजकता 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप संयोजकता निकालने के लिए सीखे कि नहीं सीखे, क्या जी सर जी। बाहरी कक्षा को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजकता जो निकाले उसको बोलते हैं, बाहरी छोर के अंदर वाला को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये बात एकदम से जान लीजिए, ठीक है, क्या जी सर जी। तो अब इतना बात समझ में आ गया, तो ये कहाँ से समझ में आता, जब ये याद रहेगा तब ना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा और तब ना आप संयोजकता निकालिएगा। तो यही 5 टाइप से क्वेश्चन भाई साहब इस आधार पूछा जाता है, इसलिए बार बार हम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसको कम से कम याद कर लीजिएगा। कुछ कीजिए न कीजिए, केमिस्ट्री में चाहते हैं 3 से 4 नंबर लेने के लिए तो इसको याद कर लीजिए, 3 से 4 नंबर आपके हाथ में है, 3 से 4 नंबर आपके हाथ में, ठीक है, और जितना दिए बस उतना में ही याद कर लीजिए, ठीक है जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इनमें से कौन पूरी तरह संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि संतुलित का मतलब है जैसे 2 भाई है, समझे, 2 भाई है, ठीक है, दोनों भाई को बराबर बराबर चाहिए रोटी, दोनों भाई को अगर मान चले लाए रोटी, 2 गो रोटी है तो 1 रोटी उसको दीजिए, 1 रोटी उसको दीजिए, दोनों को बराबर बराबर दीजिए। संतुलित का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना, बैलेंस करने मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए, इक्वलिटी समान होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे बैलेंस है, क्या जी सर जी। तो इसमें हमको खोजना होगा कि बैलेंस कैसे है। जैसे कि देखिए 2H2 है, देखिए 2H2 ऐसे लिखा हुआ है, हालांकि टाइपिंग ऐसे होता नहीं है, 2H2 है, ये तो हाइड्रोजन हो गया, क्या जी सर जी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो गया, प्लस ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है 2H2O लिखा हुआ, क्या जी सर जी। तो इधर देखते हैं कितना क्या है, देखिए जो नीचा में रहेगा जितना अंक उसको गुना करेंगे, जैसे कि देखिए हम कहेंगे कि ये क्या है, आप कैसे जी हाइड्रोजन है, हम कहेंगे कितना हाइड्रोजन है, कैसे जी 2, कहेंगे अब कितना है, तो आप कैसे जी 2 गुना 2 कीजिए, कितना कीजिए 2 गुना 2, ऊपर और नीचे वाला गुना करते हैं, 2 गुना 2 मतलब 4 गो हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। अच्छा हम कह देंगे कि ये कितना है, कैसे जी, एगो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, इसलिए बोले थे कि संकेत याद करिए तभी यहाँ पे आएगा, ठीक है, हाँ
अच्छा एक टाइप इसमें और भी नहीं बताया, एक टाइप जो है ना क्वेश्चन इसमें जो है, हाँ एक टाइप का क्वेश्चन ये भी पूछता है। एक टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है जानते हैं कि बताइए, एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछेगा, संकेत बताइए। हाँ संकेत क्या पूछेगा, सोडियम का संकेत क्या होता है, ऐसे करके पूछ देगा, सोडियम का संकेत क्या होता है, ठीक है, सोडियम का संकेत क्या होता है, इस टाइप से पूछ दिया। देखिए इतना हम समझाने का एक ही ट्रिक है, हम बोलते ध्यान से सुन लीजिए, इतना एक ही ट्रिक है, क्योंकि हम बताए हैं कि एक क्लास से मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आएगा, लिख के देते हैं, इसलिए हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। तो सी ए हो जाएगा, ऑप्शन बी में पी हो जाएगा, सी में एल हो जाएगा, डी में ए यू हो जाएगा। तो बताइए कि सोडियम का संकेत क्या होगा, कैसे सोडियम का होगा, एन ए होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बोले थे आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन का संकेत ओ होता है, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए तो मतलब 2 गो ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है 2 गो। अगर हम यहाँ पे 4 लिख दिए तब कैसे, 4 दूनी 8 गो ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है 4 दूनी 8 गो ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे आता है, हमको ये बताते इसमें कितना हाइड्रोजन है, कैसे जी 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है 4 गो हाइड्रोजन। तो हमको इस साइड भी देखना है कि 4 गो हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो चलिए देखते हैं, कैसे 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है कि नहीं है, नहीं है क्या जी सर जी है। अच्छा देखते हैं इस साइड ऑक्सीजन क्या गो है, कैसे जी 2 गो ऑक्सीजन, क्या गो ऑक्सीजन है 2 गो ऑक्सीजन है, नहीं है ऑक्सीजन 2 गो, क्या जी सर जी। अभी हम समझाए ना कि अगर ऐसे लिखा लेगा तो क्या ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा लेगा तो, अगर ऐसे लिखा लेगा और ऐसे लिखा लेगा तो क्या ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन है। अगर हम कह देंगे सर जी अगर ऐसे लिखा लेगा तो क्या ऑक्सीजन 4 गो ऑक्सीजन हो गया, नहीं हो गया क्या जी सर जी। तो अब देखिए इधर क्या गो ऑक्सीजन 2 गो, इधर देखिए ऑक्सीजन है 2 गो, कहिए सर जी यहाँ है, इसी के सामने में तो 2 है, मतलब 2 गुना मतलब 2 गो ऑक्सीजन है सर जी, 2 गो ऑक्सीजन है, मतलब 4 गो हाइड्रोजन इधर है तो इधर 4 गो हाइड्रोजन, इधर 2 गो ऑक्सीजन तो इधर 2 गो ऑक्सीजन, मतलब यही समीकरण संतुलित है, यही समीकरण क्या है संतुलित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। संतुलित रासायनिक समीकरण बोला था खोजने के लिए, हम बता दिए, नहीं बता दिए, संतुलित कैसे खोजना, दोनों साइड बराबरी खोजना, ठीक है। अच्छा एगो और चेक करके बता दे तब समझ जाइए, पक्का समझ जाइएगा, ठीक है एगो और चेक करके बताते हैं, ठीक है। चलिए हम यही चेक करके दिखाते, ऑप्शन सी चेक करके दिखाते, ये क्या लिखा है पहले लिख देते हैं, 2H2, ठीक है, हाँ उसके बाद 2O2 लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद 2H2O लिखा हुआ, ठीक है, साइंस में थोड़ा समझना पड़ता है। अब देखिए हाइड्रोजन इधर क्या हुआ, कैसे 2 गुना 2 4 गो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन क्या जी सर 2 गुना 2 इधर 4 गो हाइड्रोजन है। अच्छा ऑक्सीजन देखिए तो कितना 2 गुना 2 4 गो ऑक्सीजन है, इधर देखिएगा तो बबुआ इधर तो 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ 2 गो रहता तबे ना, 2 गो ऑक्सीजन है, बराबर हुआ नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसमें यही देखना होता है कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं, बस और ज्यादा कुछ नहीं देखना पड़ता, और कुछ नहीं देखना होता है, ठीक है, बस बराबर देखना, बराबर देखने का यही ट्रिक है, बराबर देखने का यही ट्रिक है। अगर मान चले जैसे कि सोडियम लिख दिया और यहाँ पे हम 3 लिख दिए, मतलब क्या गो सोडियम है 3 गो, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए क्या गो सोडियम, आप बताइए कैसे 3 दूना 6 गो, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया, कहेंगे ऑक्सीजन क्या गो है, कैसे जी 2 गो ऑक्सीजन, क्या गो ऑक्सीजन है 2 गो। अच्छा हम यहाँ पे 4 लिख, अब बताइए ऑक्सीजन क्या गो है, कैसे 4 दूनी 8 गो ऑक्सीजन, क्या गो ऑक्सीजन है 8 गो। यहाँ पे हम एस लिख दिया, अब बोलिए सल्फर क्या गो है, कैसे जी 2 गो सल्फर, यहाँ पे हम 3 लिख दिए, अब बताइए क्या गो सल्फर है, कैसे 3 दूनी 6 गो सल्फर है। तो ऐसे ही करके आपको देखना होता है और दोनों बगल देख के देखना होता है कि संतुलित है कि नहीं है। अब उम्मीद करते बढ़िया समझ गएंगे, समझे कि नहीं, हाँ संतुलित करने वाला एक बार पूछा है तो दोबारा पूछेगा, इसलिए कंसेप्ट जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करते हैं। अच्छा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम पढ़े हैं, 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, हाँ 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे लेकिन 12th में पढ़े होंगे। वामहस्त नियम क्या, फ्लेमिंग ने जो है ना वाम हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्त का मतलब क्या होता है हाथ होता है, वाम का मतलब बायां हाथ, वाम का मतलब क्या होता है बायां, नहीं कहते ये वाम हाथ है, बायां हाथ से हम क्या करते हैं खाते हैं, नहीं खाने के बाद धोते हैं, हाँ वही वाली बात है। तो बायां हाथ से क्या करते हैं, कुछ तो कुछ करते हैं, दायां हाथ से कुछ से कुछ करते हैं। तो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया, एक दिया दायां हाथ का नियम, एक दिया बायां हाथ का नियम। तो बायां हाथ का नियम से क्वेश्चन ज्यादा पूछता, बायां हाथ का नियम में क्या किया, ऐसे किया, उंगली को कैसे किया, ऐसे किया, एगो उंगली दिया इधर, एगो उंगली सीधे दिया, एगो उंगली ऊपर दिया। अच्छा ये उंगली को कौन उंगली बोलते, अंगूठा नहीं बोलते हैं, अरे अंगूठा बोलते कि नहीं बोलते, बोलो ना अंगूठा, क्या जी सर जी। अच्छा अंगूठा से की करते हैं, कैसे जी अंगूठा से के दाबते हैं, दाब करके एकदम बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं बल लगाते हैं, कैसे जी कहीं भी जाते हैं ना कहता वोट दीजिए, एकदम से लेते हैं सर जी अंगूठा से पूरे बल लगा के दाब देते हैं, मतलब अंगूठा में दर्शाया बल,
यानी कि चालक पे आरोपित विद्युत बल की दिशा को कौन दर्शाता है? तो विद्युत बल की दिशा को दर्शाता है अंगूठा। क्या दर्शाता है? अंगूठा दर्शाता है, याद रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किस चीज को दिखाएगा? कहे सर जी अंगूठा दिखाएगा बल को। किसको दिखाएगा? बल को दिखाएगा। अच्छा उंगली हम थोड़ा सा ऐसे करके बनाते हैं, समझ जाइएगा, उम्मीद करते हैं आप समझ जाइएगा। नहीं समझ जाइएगा, हाँ, और पांचों उंगली ऐसे ऐसे करके मुड़ा हुआ, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, ये हो गया अंगूठा। ये क्या हो गया? अंगूठा। अंगूठा किसको दिखाएगा? बल को दिखाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद ये उंगली है, इस उंगली को क्या बोलते हैं? तर्जनी। इस उंगली को क्या बोलते हैं? तर्जनी बोलते हैं। क्या जी सर जी? तर्जनी किसको दिखाएगा? तो तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको दिखाएगा? चुंबक के संबंध में बताया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। यही है तर्जनी उंगली। ये क्या है सर जी? तर्जनी है। ये किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद यही कौन उंगली है? कैसे जी? मध्यमा वाला। वही याद है, बीच वाला उंगली, बीच वाला जो सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता नहीं होता है? क्या जी सर जी? हाँ, सबसे लंबा उंगली होता है कि नहीं होता है? इसका बहुत काम आता है। हाँ, बिचल का उंगली का बहुत काम होता है, ठीक है। क्या जी सर जी? तो उसको क्या बोलते हैं? मध्यमा उंगली बोलते हैं। ऐसे किए तो ये बीच वाला उंगली, मध्यमा उंगली क्या काम होता है? क्या काम होता है बताइए? अरे वो काम नहीं होता जो आप सोच रहे, ठीक है। तो कहिए ऐसे चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। मध्यमा अंगुली क्या दर्शाएगा? तो चालक में जो प्रभावित विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा को दर्शाएगा। देखिए चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा दर्शनीय, और चालक में जो प्रभावित विद्युत धारा का, हाँ इसमें इलेक्ट्रिक रहता है, यही से तो इलेक्ट्रिक निकलता है। कहती सर जी, तो विद्युत धारा की प्रभावित दिशा को दर्शाएगा कौन? कहते सर जी ये वाला उंगली दर्शाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कहते सर जी मध्यमा बोलते हैं, ठीक है। तीनों हम बताते हैं, तीनों इसलिए बताए हैं क्योंकि अब की बार अंगूठा पूछा, अब की बार तर्जनी पूछा है। हो सकता है आपके एग्जाम में अंगूठा पूछ दे, किसी के एग्जाम में मध्यमा पूछ दे, तो भाई सब तीनों याद रहेगा तब ना। क्या जी सर जी? तो अब उम्मीद करते हैं ठीक अंगूठा का काम करते हैं बॉल लगाने में, दाब लगाने में, तो अंगूठा से तो बॉल याद हो गया। ये जो है ना बीच जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की सॉरी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या करता है? करंट उत्पन्न करता है, नहीं करता है? एकदम से करंट उत्पन्न कर क्या करता? थर 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 ऐसे ऐसे करने लगा, नहीं करने लगा? कहिए जी सर जी, थर थर उत्पन्न करने लगा। तो याद कर लीजिए चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा ये वाला उंगली। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तर्जनी पूछ रहा है ना, तो तर्जनी किसको दिखाएगा? कैसे? जो ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए हमको मालूम है कि क्वेश्चन करवाने में टाइम लगा है, थोड़ा सा टाइम दिए। देखिए साइंस समझने वाला टॉपिक होता है, इस बात को आप समझिए। अगर एक क्वेश्चन करवा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो आप हमको गाली दीजिए कल होके, क्या सर जी कैसे पढ़ाए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा है। हम आपको इतना भरोसा दिलवाते हैं, इतना विश्वास दिलाते हैं कि एक प्रैक्टिस सेट से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो साइंस का हो चाहे जीके का प्रैक्टिस सेट हो। हम पढ़ाते हैं तो शिद्दत से पढ़ाते हैं, नहीं तो फिर हम वो चीज़ पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। क्या जी सर जी? तो साइंस हम पढ़ाना शुरू किए हैं, तो ये बात जान लीजिए, इतना बढ़िया से पढ़ा रहे, क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। तो क्वेश्चन लड़ाने के लिए देखिए जीके में क्या होता है, हु बहु क्वेश्चन होता है, साइंस में कुछ क्वेश्चन हु बहु होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट आधारित आता है, उसी कंसेप्ट का रहेगा लेकिन क्वेश्चन दूसरा रहेगा। इसलिए हम कॉन्सेप्ट को पूरे क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम हॉल में तो आपसे बनना जरूरी है। और याद कराने के लिए थोड़ा सा जो है ना, हाँ ये सब अपना एग्जाम्पल देते, याद बात कराने ताकि आपको याद आए, नहीं? क्या जी सर जी? अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आया कि नहीं आया, 5वां टाइप। देखिए इसमें अगर आपको परमाणु संख्या याद नहीं रहेगा, तत्व याद नहीं रहेगा, तो बनेगा नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक मैं 8 से 9 बार पूछा, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। और इस टाइप का क्वेश्चन कितना बार पूछा? 8 से 9 बार ये टाइप का पूछा है, तो इसलिए हम ये टाइप को जो है क्लियर ये कर देते हैं। पहली बात पूछा परमाणु संख्या 15, तो परमाणु संख्या 15 किसका होता है? जिसको याद होगा उसको मालूम होगा कैसे, फास्फोरस P15, फास्फोरस P15 होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। कहता है इसके संबंध में क्या क्या कथन सही है? तत्व वर्ग 15 का है। अच्छा वर्ग को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तत्व का संयोजकता 3 है, तो संयोजकता निकालते हैं। संयोजकता निकालने के लिए अभी जस्ट बोले थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। 2 8 5 कितना? 8 2 10 5 15 हो गया। अभी संयोजकता वाला जो नहीं देखा होगा बनेगा, इसलिए हम वहां बता रहे थे संयोजकता, ताकि यहाँ क्वेश्चन बन जाए। तो 2 8 5 हो गया, ताकि 15 हुआ कि नहीं होगा जी सर? इसका संयोजकता कितना होगा? ऐसे बाहरी कक्षा में 5 है, हम बोले थे बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 रहे,
तो बाहरी कक्षा को क्या करना, 8 में से माइनस कर देना है। तो 8 में से अगर हम माइनस करेंगे क्या करेंगे, कैसा जी, 8 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता 3 हो जाएगा। संयोजकता 3 होगा कि नहीं होगा, कहे जी सर जी संयोजकता जो है ना फास्फोरस का संयोजकता कितना होता है, तो आप कहे सर जी फास्फोरस का संयोजकता 3 होता है। और ये कहता है कि तत्व का संयोजकता 3 है, तो कहेंगे है, ऑप्शन बी तो सही हो गया। और भी चेक करते हैं, तो देख लीजिए फास्फोरस जो है ना वर्ग 15 का है, तो हाँ जी फास्फोरस वर्ग 15 का है, ठीक है। वर्ग 15 का, वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है, टोटल 7 आवर्त होते हैं, ऐसे करके जो है ना 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी बताएंगे केमिस्ट्री में, एमसीक्यू सीरीज में, टेंशन नहीं लीजिए। और वर्ग कैसे होता है, वर्ग ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे ऐसे जो है 15वां नंबर में वर्ग आता है, 15 में वर्ग आता है, ठीक है। तो वो जब बताएंगे तब जो है ना पता चल जाएगा कि इसी से पता चलता है कि कौन सा वर्ग में होगा, तो वर्ग 15 में होगा, ठीक है। अच्छा तत्व अधातु है कि धातु है, देखिए फास्फोरस है, तो आपको समझ आना IUM लास्ट में लगा हुआ नहीं है, तो ऐसे भी धातु नहीं होगा, सिंपल से। और सिलिकॉन साते होता है, सिलिकॉन फास्फोरस है नहीं, तो फास्फोरस क्या अधातु है, यानी फास्फोरस अधातु है, संयोजकता 3 होता है, वर्ग 15 का है, उपयुक्त सभी हो जाए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्या जी सर जी समझ गए। तो इसलिए जो है एक एक क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन किया, बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया, ताकि मेरा एक ही प्रयास, अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो छूटना नहीं चाहिए हमारे स्टूडेंट का, ठीक है। तो इसलिए जो है उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वाकई तौर पर अगर सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कीजिएगा, तो आपको प्राइज भी मिल जाएगा जिस क्वेश्चन के लिए बताया गया है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर एकदम से क्वेश्चन सब बताते निकल जाए, ठीक है। क्वेश्चन सब बताने से कोई बेनिफिट साइंस में नहीं है, कोई बेनिफिट जीके में बेनिफिट था, साइंस में कोई बेनिफिट नहीं होता, इसलिए समझाना पड़ता है, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो, जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ आप लोग भी जो है ना अपने दोस्त वगैरह सबको शेयर कीजिए, ये मन में मत रखिए अच्छा हमारा दोस्तवा पढ़ेगा वो पास कर जाएगा, अरे भाई पूरे दोस्ते पास कर जाओ, तभी ना पूरे दोस्त मिलकर एगो कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, एक एक कॉलेज में, एगो कॉलेज में एडमिशन लेना, तब ना दोस्त मिलकर जाइए पढ़ने के लिए, तो मजा आएगा। इसलिए जितना दोस्त प्रेमी है, जितना ग्रुप है, सब में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, और बता दीजिए एकदम से जो है ना यहाँ पे भी तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाती है, वाकई तौर पे सर मेहनत करते हैं। अगर लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप जो इस फैमिली को बड़ा करने में अपना योगदान जरूर दें, सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। मिलते हैं इन्हीं के साथ एक नए जोश जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास में साइंस का MCQ क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।